हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अभी आप बिजनेस का पेपर सॉल्व करके आए होंगे और आपको बहुत सारे डाउट होंगे कि आपने ये वाला जो आंसर लगाया है वो सही है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपका सही गया कि नहीं। तो इन सारे समस्याओं का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं आपको पूरा बिजनेस का पेपर सॉल्व करके बताने वाला हूं। सीबीएसई बिजनेस क्लास 12 2025। फिलहाल जो आप पेपर पूछे मुझे मेरे पीछे जो आप पेपर देख रहे हैं, ये जो पेपर है ये है आपका 66/7/3। 66/7/3 मतलब ये थर्ड सेट है और इससे रिलेटेड ही सारे सेट रहे होंगे, बस क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूं, आप बाकी सारे साइड से मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन का ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सिलेक्शन टेस्ट इज अ मैकेनिज्म that attempt to measure certain characteristic of individual ranging from aptitude to intelligence to personality. It is one of the step in the process of selection. Place the subsequent steps of process of selection in an organization in the correct order. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोसेस पूरी याद करनी है ना। जब मैंने कल आपको टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था, तब बताया था। तो यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस इसके आगे लगेगी। तो यहां पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस, बैकग्राउंड। ओके ओके, और क्या लिखा है, पेन बना लेता हूं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, मैं लाइट कलर कर लेता हूं ताकि आंसर मार्क करूं तो आपको दिखे। एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होता है, हाँ होता है सिलेक्शन के बाद, मतलब सिलेक्शन के टाइम पे हाँ इंटरव्यू होता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जॉब ऑफर मिलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है। यही ऑप्शन सबसे सही है, फर्स्ट वाला ही सबसे सही है। पर अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो मैं दूसरे भी पढ़ सकता हूं। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू सही है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक सही है, मेडिकल एग्जामिनेशन पहले नहीं होता, पहले सिलेक्शन डिसीजन होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना। जॉब ऑफर पहले नहीं आता, पहले बैकग्राउंड चेक सिलेक्शन डिसीजन होता है, फिर जॉब ऑफर आता है, तो थर्ड भी गलत है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सिलेक्शन डिसीजन, रेफरेंस, फिर जॉब ऑफर, मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा ये सही है भाई। सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक नहीं होता, पहले रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, फिर सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो फर्स्ट का ए। आई होप आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, वरना मैं इसको रेड कर देता हूं। रेड विजिबल हो तो रेड से देख लीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की गई है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के लिए कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए क्या करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस के लिए, और इनकरेक्ट बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Enlightened business realize that it is in their long term interest to satisfy their customer। भाई ये बात तो सही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। It is moral duty of business to take care of customer interest and avoid any form of exploitation। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है due to widespread ignorance of consumer about their rights and relief available to them, it become necessary to educate them about the same so as to achieve the consumer awareness। देखो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर को राइट्स और उनके रिलीफ पता होने चाहिए, पर ये तो कंज्यूमर को पता होने चाहिए। बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये कंज्यूमर के लिए लग रहा है। डी वाला भी पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस इंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस would invite government intervention which can tarnish the image of the company। हाँ, कोई भी बिजनेस अगर किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटिव काम में इन्वॉल्व होता है तो गवर्नमेंट आके इंटरवेन करेगी। तो डी ऑप्शन भी बिजनेस के लिए सही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है बच्चों, सी। अगर आपको विजिबल ना हो, अगर लेटर छोटे लग रहे हो, तो आपके पास पेपर रखा होगा, वो खोल के बैठ जाइए और वहां से फिर मैच करिए। मैं थर्ड सेट पढ़ रहा हूं। अगला है एन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, regulating, controlling the business of buying and selling or dealing in existing securities is known as। ऐसी संस्था जो असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लेकर के डील करती है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो असिस्ट भी करती है, रेगुलेट भी करती है, कंट्रोल भी करती है, किस चीज के बिजनेस को, बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज नोन एज। असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करती है।
तो ये संस्था कौन सी है? तो मनी मार्केट तो नहीं हो सकता, कैपिटल मार्केट नहीं हो सकता, संस्था है तो संस्था सिर्फ दो ही हो सकती है, एक सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, तो सेबी इसका आंसर है। सेबी एन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड इसलिए बनाई गई ताकि वो असिस्ट करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल कर सके बाइंग एंड सेलिंग इन और डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, मतलब जो शेयर इश्यू हो चुके हैं उसको लेकर के। तो इसका ऑप्शन ए होगा सेबी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन। ठीक है, पढ़ते हैं। लाइफ इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल and increase awareness for health care have increased the demand for many healthy product and service। असर्शन बिल्कुल सही है। असर्शन में लिखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा अवेयर हो चुके हैं हेल्थ केयर को लेकर के और हेल्थी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में क्या कह रहा है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। ये तो गलत बात है भाई, अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, मतलब सी वाला ऑप्शन होगा इसका, सी। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एनी ऑफ द पार्टी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, दे कैन अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन में आप अपील कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट और लॉ विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज। बाकी 30 डेज है स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन के लिए, पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन के लिए 45 डेज है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 45 डेज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, सही लग रहा है ये तो, पर हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। With the increase in financial leverage, the financial risk increases. ये भी सही लग रहा है। The proportion of equity in overall capital is called financial leverage. यही तो गलत है। As the financial leverage increases, the cost of fund decline. हाँ, ये बात भी सही है, पर ये सी वाला इनकरेक्ट है। तो 6 का आंसर होगा सी। इक्विटी को लाने से फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होता, डेब्ट को लाने से फाइनेंशियल लिवरेज होता है। फिर क्या कह रहे हैं? रजनी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। देखो, रजनी है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, अच्छी बात है। मल्टीनेशनल कंपनी की मेंटेन अ सिंपल एंड एलिगेंट लुक, मेंटेन अ सिंपल एंड एलिगेंट लुक। नाउ शी वांटेड अ चेंज, सो शी डिसाइडेड टू कलर हर हेयर इन द वाइब्रेंट कलर। ओके, आफ्टर रीडिंग द लेबल केयरफुली, लेबल को केयरफुली पढ़ा है इसने पैकेट के। She purchased a well-known hair color of good quality. Before applying the color, she read the instructions carefully. However, while applying the color on her hair, she forget the instruction and without testing it on a patch of her skin, she applied the color. अच्छा, उसने टच कहीं और लगा के नहीं देखा और अप्लाई कर लिया कलर। This led to an allergic reaction with redness and itching on her scalp, ears and neck. Identify the responsibility that was ignored by Rajni as a consumer while using the hair color. Okay, fine. तो देखो, रजनी यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मल्टीनेशनल कंपनी की, उसने सिंपल और एलिगेंट लुक मेंटेन किया है और अब वो चाहती है कि उसके हेयर कलर को चेंज करे और लेबल को उसने केयरफुली पढ़ लिया है। उसने एक वेल नोन हेयर कलर गुड क्वालिटी का खरीदा है। तो बिफोर अप्लाइंग द कलर शी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, उसने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। However, while applying the color on her hair, she forgot the instructions and कुछ इंस्ट्रक्शन भूल गई without testing it on a patch of her skin। अच्छा, उन्होंने कहा था कि इंस्ट्रक्शन में कि आप उसको स्किन के ऊपर टच एक बार लगा करके देख लेना, फिर स्काल्प पे लगाना। अच्छा, उसने वो चीज नहीं पढ़ी। ओके, उसने वो किया नहीं और एलर्जी हो गई। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने इग्नोर की है? बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट द इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। नो नो नो। Learn about the risk associated with the product and service. Follow manufacturer instruction and use the product safely. हाँ, पर आगे और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है कि दो आंसर सही लगते हैं, फिर हमें ढूंढना होता है कौन सा ज्यादा सही है। Assert yourself to ensure that you get a fair deal. Ask for a cash memo. No, no, no. तो इसका आंसर होना चाहिए बी। 7th का आंसर बी, 7th का आंसर बी होगा भाई साहब। ओके, चलते हैं आगे। 8. Which of the following factor affect the fixed capital requirement of a company
फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी पे इन फैक्टर में से किसी वजह से प्रभाव पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल लंबे समय के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पूछे, कई सारे फैक्टर से प्रभाव पड़ सकता है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं तो इससे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा। अच्छी बात है। तो देखते हैं फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल, चॉइस ऑफ टेक्निक, ओके, सेकंड फोर्थ कहाँ है भाई, सेकंड फोर्थ है क्या किसी में? सेकंड भी है, फोर्थ भी है, सेकंड है, फोर्थ नहीं है, सेकंड तो मेरे को तो लग रहा है ए और डी में से आगे पढ़ना पड़ेगा। सीजनल फैक्टर, लेवल ऑफ कंपटीशन, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, मुझे लगता है सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, ठीक है। फिर सेकंड में लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर कोलैबोरेशन ज्यादा हो जाता है तो आपको कम फिक्स कैपिटल लगानी पड़ेगी क्योंकि दूसरों की आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। और फोर्थ में क्या दिया है, चॉइस ऑफ टेक्निक, आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो उससे भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा। लेबर लगाते हो तो कम में काम हो जाएगा और मशीन लगाते हो तो ज्यादा में काम होगा, तो इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो सेकेंड, फोर्थ और फर्स्ट, ये ऑप्शन ज्यादा सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज। ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिससे एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटी एम्प्लॉय की इंक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, जॉब के लिए होती है ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। Which of the following is not a protective function of Security Exchange Board of India? इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का? कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है। ओके, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस, ये तो होगा। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, यही होना चाहिए आंसर। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट, ये तो होगा। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस, ओके। तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इसका प्रोडक्टिव फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो 10th का आंसर होगा बी, है ना। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। मैं बहुत तेजी से सवाल करवा रहा हूं, अगर कोई मिसप्रिंट हो जाता है, कोई चीज छूट जाती है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये ज्यादा सही होना चाहिए, या ऐसे नहीं सर ये वाला, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये आंसर सही होगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं। मैंने भी पेपर पहली बार ही पढ़ा है बच्चों, देखिए ध्यान से। श्रेयांश एंड सुधीर वर क्लोज फ्रेंड and were studying in a reputed engineering college. During campus recruitment in the final year of engineering, both of them got their dream job. अच्छा, श्रेयांश एंड सुधीर वर क्लोज फ्रेंड। ओके, तो मैंने आपको तरीका बताया था, पहले केस स्टडी में क्या पढ़ लेना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस बाय श्रेयांश इज, कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हाईलाइट हो रही है मैनेजमेंट की? श्रेयांश द्वारा। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। श्रेयांश द्वारा, ओके, तो ठीक है। श्रेयांश एंड सुधीर वर क्लोज फ्रेंड and were studying in a reputed engineering college. During campus recruitment in the final year of engineering, both of them got their dream job. Shreyansh consultancy firm was in India and Sudhir was a manufacturing firm situated out of India. Both look forward to join their respective organization after completing their engineering degree. अच्छा, ठीक है। On 1 month after joining the organization, Sudhir came to India on an assignment, and both friends decided to meet. Shreyansh looked happy and was all praise for the management of his company, and he told Sudhir that there was complete orderliness in the organization and that all the employees were happy and satisfied with the work and working environment. Target of the organization were to met as per plans. ऐसा किसने कहा? ऐसा श्रेयांश ने कहा सुधीर से, ओके, कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट टाइम पे मैच हो जाते हैं, सभी लोग, सब कुछ ऑर्डरलीनेस में होता है और सारे लोग खुश हैं, ठीक है। सुधीर इन कॉन्ट्रास्ट वाज अनहैप्पी, सुधीर अनहैप्पी था विद हिज जॉब एंड वाज दस ऑन द लुकआउट फॉर अनदर जॉब, ढूंढ रहा था। तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की जो यहाँ बताई गई है? तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव।
तो वापस से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ही टोल्ड सुधीर दैट देयर वाज अ कंप्लीट ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल द एम्प्लॉय वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द वर्क। ऑर्डरलीनेस है और सभी एम्प्लॉय जो है वो हैप्पी हैं और खुश हैं एंड वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है। टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर मेट एज पर द प्लान, और टारगेट जो है वो एज पर प्लान मेट हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों के, डायनेमिक मतलब चेंज होना होता है। परवेसिव, परवेसिव मतलब होता है हर जगह मैनेजमेंट का होना। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है या देखा जा सकता है, ऑर्डरलीनेस से पता चलता है और सब लोग हैप्पी हैं। तो मुझे लगता है ये मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इसका ज्यादा सही आंसर होगा 11th का सी, 11th का सी, है ना। ग्रुप एक्टिविटी मतलब कई लोग अगर मिलके कर रहे होते तो मैं ग्रुप एक्टिविटी बोलता, कई बच्चों ने ग्रुप एक्टिविटी लगाया होगा, पर मुझे लगता है ऑर्डरलीनेस की बात हो रही है, सब लोग हैप्पी हैं और खुश हैं, तो ये इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 12th वाले पे। एनी डेविएशन वेदर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। ना ना ना, ये गलत बात है। जो इनसिग्निफिकेंट डेविएशंस होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। Control should focus on those key result area which are critical to the success of organization। हाँ, तो भाई हमें की एरिया पे फोकस करना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 गलत लग रहा है, स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया 12। आगे चलते हैं बच्चों जल्दी फटाफट, है ना। मुझे भी पता है आपको बहुत जल्दी हो रही होगी सारे आंसर जानने की, क्योंकि आपको दूसरे एग्जाम का भी पढ़ना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म। हाँ भाई, ये बात तो सही है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सही बात है, असर्शन सही है। लेंडर रिस्क इज लोअर देन द शेयर होल्डर्स रिस्क, ये बात भी सही है। लेंडर का जो रिस्क होता है वो कम होता है शेयर होल्डर के रिस्क से। एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये बात भी सही है बिल्कुल। वेयरएज डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन पूरा सही लिखा हुआ है, रीजन भी पूरा सही लिखा हुआ है, पर क्या असर्शन का सही रीजन है, मतलब सही कारण रीजन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेंडर रिस्क इज लोअर देन। हाँ, तो भाई देखो बिल्कुल सही बात है। डेब्ट की कॉस्ट कम क्यों है, क्योंकि ये सारे फायदे लेंडर को मिलते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं कि लेंडर का रिस्क कम होता है शेयर होल्डर के रिस्क के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है लेंडर का रिस्क कम है तो उसको मतलब उसको ब्याज भी कम ही मिलेगा। तो assertion and reason both are correct and reason is correct explanation of assertion। 13th का A, 13th का A। आगे चलते हैं फटाफट। तो 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आइए बच्चों हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, Apex Shoes, a popular footwear brand, had grown rapidly over the year. It has decided to open its own retail outlet across the major city. To ensure smooth operation, the retail outlet were managed by the store manager who are responsible for day-to-day operation like inventory management, customer service, sales target, etc. However, for key decisions such as offering discount or processing refund, manager had to seek approval from the corporate headquarters. Quite often, customer would ask for discount or want to return the shoes and get a refund. The store manager did not have the authority to approve this. They had to call head office for approval, which caused a delay. अच्छा, तो जो यहाँ स्टोर मैनेजर था उसके पास अथॉरिटी नहीं है कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह देने की और रिटर्न करने की। These delay affected the both customer satisfaction, बहुत कस्टमर खराब होते थे, इससे बहुत दिक्कत करते थे कस्टमर। Realizing the need for faster decision, the chief executive officer Atul decided to selectively disperse the authority to the store managers। store manager तो lower level पे काम करते हैं, है ना। He believed that the store manager would assume responsibility for effective implementation of their decision। chief executive officer जो है वो स्टोर मैनेजर्स तक को पावर पहुंचा रहा है, और स्टोर मैनेजर जो होते हैं वो लोअर लेवल में आते हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर नहीं है। मतलब टॉप लेवल से पावर कहां तक आ रही है, स्टोर मैनेजर मतलब लोअर लेवल तक आ रही है, ठीक है ना। दिस लेड टू द फास्टर एंड सेटिस्फाइड कस्टमर, इंक्रीज इन सेल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, पावर ट्रांसफर हो रही है ना, तो अथॉरिटी कोई बात नहीं है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, कई बच्चों ने इसका आंसर डेलीगेशन लगाया होगा जो कि गलत है। डेलीगेशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए डेलीगेशन में क्या होता है, आप अपनी पावर को जस्ट आपसे नीचे वाले को ट्रांसफर करते हो, जस्ट आपसे नीचे जो है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अगर मिडिल लेवल पे पावर देता तो डेलीगेशन होता, पर उसने लोअर लेवल तक पावर पहुंचाई है, दैट मींस कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो 14th का करेक्ट आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन।
ओके बच्चों, द गो वेगन मूवमेंट हैज बीन एन इंटरनल पार्ट ऑफ वेस्टर्न नेशन ओइंग टू इट्स न्यूमेरियस हेल्थ एंड environmental benefit. India too has witnessed a propelling vegan food market. Concerned with the quality of life, people have shifted to the variety of plant-based food alternative that offer great taste and health benefit and strengthen the immune system. ओके तो यहाँ के लोगों ने विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल हैव शिफ्ट कर दिया उन्होंने प्लांट बेस्ड फूड अल्टरनेटिव पे ताकि उनके हेल्थ बेनिफिट अच्छे रहें. कौन से एनवायरमेंट की बात हो रही है, डायमेंशन कौन सा है? टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है इसका, पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है इसका, इकोनॉमिक से कोई मतलब नहीं है, सोशल एनवायरमेंट है, सामाजिक है. ये सामाजिक चीजों को देख के आदमी चेंज हो रहा है. ठीक है, आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों. फटाफट आप भी पढ़ करके आंसर दे दीजिए. मुझसे पहले कमेंट में अगर मैंने कोई आंसर गलत बताया है तो वो आप मुझे बताइए. अगर आपको कोई लग रहा है, डाउट है कि सर इसका आंसर ये हो सकता है क्या, आप मुझे वो कमेंट में लिखिए, मैं आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका, है ना. आगे चलते हैं, आइए जाइए चलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करिए. 16 नंबर सवाल देखिए. मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ द unsolicited applicants in their office. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancy as they arise. Okay. तो कई सारे कर्मचारियों का डाटाबेस कंपनी मेंटेन करती है और जब जरूरत पड़ती है तब कॉल करती है. तो ये तो कैजुअल कॉलर्स होते हैं. तो ए फर्स्ट का फोर देखता हूं मैं. फर्स्ट का 4 डला है क्या किसी में? फर्स्ट का 4 सी वाले में डला है. फर्स्ट का 4 वैसे तो मेरा मन नहीं हो रहा और आगे चेक करने का. ठीक है, फर्स्ट का मतलब 16 का सी होगा. मैं पहले टिक लगा देता हूं पर आपकी संतुष्टि के लिए एक बार पढ़ लेता हूं. द नोटिस प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ जॉब अवेलेबल, जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड. ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. तो सेकंड का थर्ड तो बिल्कुल सही है. फर्स्ट का 4 सेकंड का थर्ड मतलब सी ऑप्शन. 16th का सी, ठीक है ना, 16th का सी. आगे चलते हैं फटाफट. तो अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन. 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी. फाइनेंसिंग डिसीजन पे किन चीजों से फर्क पड़ता है? फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कहां से पैसा इकट्ठा करना है, कहां से पैसा लेना है. तो नेचर ऑफ बिजनेस से फर्क पड़ता है क्या? पड़ सकता है. स्केल ऑफ ऑपरेशन से, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से, टेक्निकल अपग्रेडेशन से. फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? जहां से हमें पैसा इकट्ठा करना है, किस सोर्स से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, है ना, उससे फाइनेंसिंग डिसीजन पर फर्क पड़ता है. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से फर्क पड़ सकता है. स्केल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस. तो देखिए मुझे लगता है जो ज्यादा सही आंसर होगा इसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा. अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आप बहुत सारा पैसा जो है वो डेब्ट से नहीं ले सकते क्योंकि आपको उनको ब्याज भरना पड़ता है. तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका आंसर हो सकता है. तो ये ज्यादा सही आंसर लग रहा है मुझे. आगे चलते हैं. 18 नंबर क्वेश्चन. राधिका परचेज एन अट्रैक्टिव न्यू टोस्टर फॉर हर हाउस. In the beginning, it worked fine and she enjoyed using it every morning. However, one morning, as she was using the toaster, it caught fire and her fingers got partially burnt. Identify the right under which she can be protected. तो कौन से right के अंदर वो protected रहेगी? आग लग गई, उसके fingers को hurt हुआ है, ठीक है ना, burn हो गई हैं, तो उसको कौन सा अधिकार प्राप्त है? Right to be informed? No, यहाँ पे नहीं लगता. राइट टू सेफ्टी. यस, राइट टू सेफ्टी. भाई उसको वो हो गया ना यार, उंगली में लग गई है तो राइट टू सेफ्टी. 18th का सी, राइट टू सेफ्टी. आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन डिस्प्लेज इन द पिक्चर गिवन बिलो. तो मार्केटिंग फंक्शन आपको बताना है. फटाफट आइए सवाल देखते हैं. मार्केटिंग फंक्शन कौन सा यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है? क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे न्यूट्रिएंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, एक न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखे हुए हैं, एक बॉटल के ऊपर फैट इतना है, ये सब. अच्छा, ये तो लेबलिंग लग रहा है. प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है ना बच्चों, पैकेजिंग एंड लेबलिंग है इसका आंसर. पैकेट भी दिख रहा है और लेबल भी लगा हुआ है. ठीक है ठीक है ठीक है. मार्केटिंग का फंक्शन बताना है. ओके फाइन. पैकेजिंग एंड लेबलिंग. आगे चलते हैं. फिर क्या है? द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं? अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म had set a target of manufacturing 1000 garments per day. The manager of the firm showed that the production constantly fell short of the target. It was observed that the employees were spending too much time taking lunch, reporting late and leaving early on one pretext of or the other. तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अपने टारगेट टाइम पे अचीव नहीं कर पा रही है ना. प्रोडक्शन जो है वो फॉल हो रहा है. अब कंट्रोल मैकेनिज्म वाज इंस्टॉल्ड टू एड्रेस द इशू. Card punching was implemented in the organization. It was made mandatory for employee to record their entry or exit every time they enter or leave.
Their working hour were monitor and irregularity address. This helped the organization to meet its target production. अच्छा, प्रोडक्शन फिर टाइम पे मीट होने लग गए, तो कौन सी इंपॉर्टेंस बताना, उन्होंने कार्ड पंचिंग चीज लगा दी थी, उनके कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, बहुत लेट आते थे, बहुत ज्यादा टाइम लेते थे लंच करने में, उन्होंने कार्ड पंचिंग मशीन लगा दी और फिर एंट्री का सिस्टम बैठा दिया, जिसके कारण उनका टारगेट अचीव हो गया। तो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड नहीं होगा, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हाँ ये होगा। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कई बच्चे इसका ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लगा के आए होंगे, पर मैं कह रहा हूं देखो यहीं पे वो बात आ जाती है कि बिजनेस में दो आंसर सही लगते हैं पर ज्यादा सही एक आंसर होता है, तो यहां पे ज्यादा सही मुझे लगता है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ज्यादा सही है ना, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन से, क्योंकि देखो यहाँ पे टारगेट मैट नहीं हो रहा था, फिर एंड में टारगेट मैट होने लग गया, तो अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल ज्यादा सही आंसर होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन के बाद आइए जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन, अमृत लिमिटेड एंड अमृत लिमिटेड वर टू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज। अमृत लिमिटेड had a capital employed of 80 लाख रुपए कंप्राइजिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 40 लाख एंड डिवाइडेड इनटू 40,000। देखो एक कंपनी का नाम है अमृत लिमिटेड, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं अमृत लिमिटेड। अमृत लिमिटेड के साथ क्या फंडा है, अमृत लिमिटेड का 40 लाख रुपए की क्या है, शेयर्स हैं, और नहीं पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख रुपए, उसमें 40,000 रुपए के शेयर हैं, 40 लाख रुपए के शेयर हैं, 40,000 शेयर है, 100 रुपए का एक, 40 लाख रुपए के हो गए, और डेब्ट है 40 लाख रुपए का, ठीक है, इसके कहानी ये है। निमृत लिमिटेड इज आल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड, 80 लाख रुपए की निमृत लिमिटेड की कैपिटल है, और 80 लाख रुपए में 80,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, ठीक है, निमृत लिमिटेड की ये कहानी है। क्या बताना, ROI ऑफ बोथ कंपनी 10% है, टैक्स रेट 50% है, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। ओ अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए तो EBIT चाहिए, EBIT निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आइए जल्दी फटाफट लिखते हैं हम, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है बच्चों। EBIT का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT का फॉर्मूला नहीं, ROI का फॉर्मूला लिखेंगे। ROI का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये होता है। ओके फाइन, तो पहले हम किसका निकाल लेते हैं EBIT, अमृत लिमिटेड का निकाल लेता हूं मैं पहले। अमृत लिमिटेड का EBIT क्या होगा, उसके लिए ROI मैंने ले लिया 10%, ROI देखो दोनों कंपनियों को कितना है 10%, तो 10 ले लिया। EBIT मुझे नहीं पता, तो EBIT को EBIT रहने देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड अमृत लिमिटेड का कितना है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप, कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख रुपए है, 80 लाख रुपए इनटू में कर दिया मैंने 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कैंसिल, इधर 80,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए हो गई EBIT किसकी, अमृत लिमिटेड की। EBIT कितने रुपए हो गई बच्चों, 8 लाख रुपए हो गई अमृत लिमिटेड की EBIT। इधर कर लेंगे अपन निमृत का, इधर मैंने डिवाइड कर दिया, 8 लाख रुपए की EBIT है। अब EBIT में से क्या माइनस होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, तो मुझे बताइए अमृत लिमिटेड ने कितना पैसा डेब्ट से लिया है, 80 लाख रुपए में से उसने 40 लाख रुपए जो है वो इक्विटी से लिए हैं, शेयर से लिए हैं, और 40 लाख रुपए का डेब्ट लिया है। 40 लाख का 6%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 40 लाख रुपए पे 6% का अगर मैं ब्याज लगाऊं तो ये हो जाता है 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। ओके फाइन, 2,40,000 रुपए। अब मुझे क्या लगाना है, टैक्स भी लगाना है, पर उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कितना पैसा बचा। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर, शॉर्ट में लिख देता हूं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद क्या प्रॉफिट होगा, 8 लाख रुपए में से 2,40,000 रुपए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8 लाख में से गए 2,40,000 रुपीज, है ना, तो ये आया आपका 5,60,000 रुपीज, 5,60,000 रुपीज। अब क्या लगता है, टैक्स लगता है, तो टैक्स कितना है 50% है, तो 5,60,000 रुपए का 50% कितना होता है भाई, 50% मतलब इसका आधा, दैट मींस की हो जाएगा 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए का टैक्स हो गया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा आपका 5,60,000 माइनस 2,80,000 इक्वल्स टू 2,80,000 रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स।
तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भैया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं क्वेश्चन में देखिए, 40 लाख डिवाइडेड इंटू 40,000 शेयर है, 40,000 शेयर्स हैं, 2,80,000 डिवाइड बाय 40,000 मतलब 7 रुपए। इसका अर्निंग पर शेयर आया 7 रुपए अमृत लिमिटेड का। इसी प्रकार से हमें निकालना है निमृत लिमिटेड का। निमृत 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 लिमिटेड का देखते हैं। तो निमृत लिमिटेड के लिए उसका आरओआई भी 10% है, उसकी ईबीआईटी पता करनी पड़ेगी। तो ईबीआईटी अपन ने ऊपर लिख दी। इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड निमृत लिमिटेड आल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख, इसकी भी कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख रुपीस है। इनटू में गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, इधर आके हो गया ये 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए इक्वल्स टू ईबीआईटी हो गया। अब क्या लगाना है, अब माइनस करना रहता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसने कितना डेब्ट से पैसा लिया है, इसने डेब्ट से कोई भी पैसा नहीं लिया। निमृत लिमिटेड का कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख डिवाइडेड इनटू 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, इसने कोई नहीं लिया। तो इंटरेस्ट इसका जीरो है। अगर इसका इंटरेस्ट जीरो है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, तो टैक्स लगा देते हैं, काम करते हैं पहले फटाफट। 8 लाख रुपए पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। टैक्स कितने परसेंट है, तो टैक्स है क्वेश्चन में 50% का टैक्स है। तो 50% टैक्स है दोनों कंपनियों के लिए। तो ये हो गया 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, 8 लाख रुपए में से मैंने 4 लाख रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये आया 4 लाख रुपए। अब अर्निंग पर शेयर क्या होगा, तो 4 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000 है, 80,000 इक्विटी शेयर है। तो अर्निंग पर शेयर यहां पे आ रहा है मेरा 4 लाख डिवाइड बाय 80,000 इक्वल्स टू 5 रुपए आ रहा होगा बच्चों। तो ये आया 5 रुपए। तो इसका मतलब कौन सी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, तो अमृत की अर्निंग पर शेयर क्या है, ज्यादा है। कौन सी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, अमृत कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, ज्यादा है, हाई है। मैक्स की जगह हाई लिख देता हूं या मोर लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द टू कंपनीज है बेटर अर्निंग पर शेयर, तो बता तो दिया अमृत का ज्यादा है, दोनों का अर्निंग पर शेयर निकाल भी दिया। और वाई, ऐसा क्यों है, अच्छा ऐसा इसलिए है बिकॉज, आपको मैं शॉर्ट में लिख के बता देता हूं बेटा कि ऐसा क्यों है, डिटेल में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमृत कंपनी ने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डेप्ट का इस्तेमाल किया है। बिकॉज अमृत लिमिटेड, लिख के बताऊं कि बता दूं आपको बोल के बता देता हूं, उसमें कम टाइम लगेगा। बिकॉज अमृत लिमिटेड ने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट का यूज किया है। डेप्ट यूज करने से क्या होता है, अगर आप डेप्ट का रेट देखें तो डेप्ट का रेट अगर देखें आप, तो अमृत लिमिटेड का डेप्ट का रेट 6% है और आरओआई कितने परसेंट है, 10% है। जब इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कम होता है आरओआई से, और अगर आप फिर डेप्ट इंक्लूड करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। तो ये आपको रीजन में लिखना था, क्या लिखना था, सिंस अमृत लिमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज लोअर देन आरओआई, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो इंक्लूडिंग डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल इंक्रीज द ईपीएस अर्निंग पर शेयर ऑफ अमृत लिमिटेड। ये उसका रीजन लिखना था आपको। तो चलिए 3 मार्क्स में इतना बहुत हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग की फीचर्स बताने हैं बच्चों, ये एक प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये फीचर भी कौन से बताने वो लिखा है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, सबको पता है। डिसीजन लेने होते हैं हमें प्लानिंग में, पहले से ही हमें अंदाजा लगाना होता है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस की मदद से। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव का मतलब क्या होता है, प्लानिंग हर जगह पाई जाती है। प्लानिंग इज एवरीवेयर। प्लानिंग इज अप्लाइड इन नॉन बिजनेस एंड बिजनेस एरिया। प्लानिंग हर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे लगाई जाती है। प्लानिंग स्कूल में, कॉलेज में, घरों में, सब जगह लगाई जाती है। तो प्लानिंग परवेसिव मतलब एवरीवेयर, सर्वत्र। ठीक है बच्चों, डिटेल में लिखना था आपको इसको थोड़ा थोड़ा, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूं। तीसरा और में आया है टाइप ऑफ प्लान में, मैंने आपको बोला था टाइप ऑफ प्लान आते हैं, पढ़ के जाइएगा। मेथड और बजट है। मेथड क्या होता है, एक पर्टिकुलर काम को करने का सही तरीका। तो आपको लिखना था द वे ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, उसको डिटेल में समझाना था। बजट का मतलब क्या है, बजट का मतलब होता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज इतने अमाउंट में या इतने समय में हो जानी चाहिए।
एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम बजट में, तो वो आपने एक्सप्लेन किया होगा। चलते हैं हम आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, जिनको याद होता है वो लिख लेते हैं और जिनको याद नहीं होता है वो नहीं लिख पाएंगे। स्टेट 3 इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट की 3 इंपॉर्टेंस लिखनी है आपको, तो 3 इंपॉर्टेंस जिनने याद की होंगी वो लिख पाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है, हम पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको मिलता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें चेंजेस के साथ कॉप अप करने में मदद करता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हम वैसे वैसे अपने आप को बदल पाते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया, चेंजेस इंप्लीमेंट करने में मदद करता है, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद करता है, टाइमली एक्शन लेने में हेल्प करता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है बच्चों, जिनको याद होगी उन्होंने लिख दी होगी। 3 फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाले पेपर में कि डीमोनेटाइजेशन बहुत जरूरी है, इसको पढ़ के जाइएगा। तो टिप्स एंड ट्रिक में जो बताया था डीमोनेटाइजेशन, वही क्वेश्चन आया है। डीमोनेटाइजेशन के क्या फीचर्स हैं? तो डीमोनेटाइजेशन जो है वो एंटी मतलब जो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए किया गया था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होता है ये, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एंड टैक्स इवेजन को रोकता है। करप्शन को कम करा है डीमोनेटाइजेशन ने। करप्शन मतलब जो काला जो क्या कहते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं करप्शन को, ये जो लोग नेता लोग करते हैं ना करप्शन, जो मतलब आप एक तरीके से देखते हैं कि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन करते हैं, या क्या कहते हैं भ्रष्टाचार, यस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था डीमोनेटाइजेशन, है ना। और डीमोनेटाइजेशन से डिजिटल करेंसी प्रमोट हुई थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए थे। तो कोई भी आप फीचर लिख सकते हो 3। उसके बाद कैप्रो लिमिटेड एन आईटी सर्विस फर्म वाज परसीव्ड एज अ पैसिव प्रोवाइडर। ओके, बड़ा केस स्टडी है, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट लेड टू श्रीनिवास मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस इन द मीटिंग। तो ओके, एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस that led to Srinivas missing out on important point discussed in the meeting. State any 2 other element of communication process that the one identified in above. ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सवाल को। elements of communication process जो missing out है ना। तो कार्गो कैप्रो लिमिटेड एंड आईटी सर्विस फर्म वाज परसीव्ड एज अ पैसिव प्रोवाइडर फोकसिंग ऑन फुलफिलिंग क्लाइंट ऑर्डर विदाउट मच इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन किए बिना ही ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू चेंज इट्स इमेज, द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ कैप्रो लिमिटेड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ टेक्निकल हेड्स इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ओके, कॉन्फ्रेंस रूम में टेक्निकल हेड्स की मीटिंग बुलाई गई। द मीटिंग वॉज इंपॉर्टेंट एज इट वॉज रिगार्डेड लॉन्चिंग प्रोग्राम टू इनकरेज द एम्प्लॉय टू जनरेट आइडिया फॉर वैल्यू एडिशन दैट देयर क्लाइंट वुड अप्रिशिएट एंड वुड हेल्प इन चेंजिंग द कंपनी इमेज। द मीटिंग वॉज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि इसमें प्रोग्राम की बात की जा रही थी जो एम्प्लॉइज के आइडिया को जनरेट करेगा। अच्छा, टू इनकरेज एम्प्लॉय टू जनरेट आइडियाज फॉर वैल्यू एडिशन। ओके, मीटिंग में बोला गया कि एम्प्लॉय कुछ आइडिया दें वैल्यू एडिशन के, दैट देयर क्लाइंट वुड अप्रिशिएट, जो क्लाइंट अप्रिशिएट करे, वुड हेल्प इन चेंजिंग द कंपनी इमेज को बदलने में हेल्प करे। श्रीनिवासन अ टेक्निकल हेड वाज लास्ट टू एंटर द कॉन्फ्रेंस रूम। अच्छा, भाई साहब ये लेट पहुंचे for the meeting and got a seat near the door of the conference room के पास, जो दरवाजा था उनके पास इनको जगह मिली। as there was constant movement near the conference room he could not attentively focus on the meeting। अच्छा, बार बार लोग आ रहे थे गेट के पास, तो मीटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। missing out on important point discussed in the meeting, identify and state the elements in communication process that led to the श्रीनिवासन मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस इन द मीटिंग। देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे कि क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन नहीं पाए। ओके, तो देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू होती है कहां से, तो शुरू होती है सेंडर से। सेंडर के पास से हम मैसेज को इनकोड करते हैं, इनकोड करने के बाद हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसके बीच में नॉइज आ जाता है। नॉइज के कारण क्या होता है, एक जानकारी दूसरे जानकारी तक एक खबर या एक बात दूसरे आदमी तक पहुंच नहीं पाती, तो नॉइज के कारण ये दिक्कत होती है ना। एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट लेड टू श्रीनिवासन मिसिंग आउट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे? कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं कह सकते, पर इसमें कह सकते हैं कि यार नॉइज क्रिएट हो गया जिसके कारण ऐसा हो गया है। स्टेट एनी अदर 2 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस other than the one identified in above
तो दो और कम्युनिकेशन प्रोसेस के आपको एलिमेंट बताने हैं, तो दूसरे और हो सकते हैं, सेंडर हो सकता है, इनकोडिंग हो सकती है, डिकोडिंग हो सकती है। तो पहले वाले का ऑप्शन हो सकता है नॉइज, नॉइज के कारण ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। सिल्वर मिल्स स्टार्टेड देयर बिजनेस एज B2B सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स। द फर्म वाज सेट अप इन बैकवर्ड एरिया ऑफ Ransdhan. The firm was earning just enough revenue to cover its cost. Over a period of time, due to rising awareness among the people about the health benefit of millets, and with the year 2023 declared an international year of millets, the demand for millets increased and the firm was able to earn profit. This gave a vital incentive to the firm to continue its successful operation. It then expanded its operation and introduced millet flour, millet-based snack, millet-based beverages. With the increase in the operation, it provided employment opportunities, especially to women को दिए, involving them in dehousing, cleaning, packaging of millets. State the objective of management highlighted in the above case. ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपको पता ही है क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं मैनेजमेंट के, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव केस। Silver Mills started their business on B2B supplier of high quality millet. The firm was set up in backward area of the Ransdhan. Backward area में बना, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट होगा। द फर्म वाज अर्निंग जस्ट इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। सर्वाइवल कवर हो रहा है, सर्वाइवल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, रेवेन्यू कमा रहे हैं वो लोग कॉस्ट को कवर करने के लिए। Over a period of time, due to rising awareness among the people about the health benefit of millets, with the year 2000 declared International Year of Millets, the demand for millet increased and firm was able to earn profit. Profit कमाने की बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। It then expanded its operation and introduced millet flour, millet-based snack, and with the increase in operation, it provided employment opportunities, especially to women, involving them in डिसोर्सिंग। वुमेन को इनने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी है, मतलब फिर से सोशल की बात हो रही है, एंड क्लीनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मिलेट्स के लिए। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दो लग रहे हैं मुझको, पहले लग रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा लग रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल में प्रॉफिट सर्वाइवल की बात हो गई और सोशल ऑब्जेक्टिव में बैकवर्ड एरिया में काम किया, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी, ये सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव आपको समझाने थे मैनेजमेंट के। आगे चलते हैं हम। Reliable Appliances and Modern Appliances were the two reputed companies, both manufacturing refrigerators. They have been in the business for many years, have a good reputation, large customer base. The company followed different marketing management philosophies and cater to the different need of customer. Reliable Appliances focus on producing large quantity of affordable basic refrigerator that meet the essential need of customer. Okay, philosophy बताना है, basic needs को maintain कर रहे हैं customer की। It follow देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। It follow a belief that the customer will prefer product that are widely available and affordable. Okay, affordable की बात भी हो गई, customer need की भी बात हो गई, affordability and availability की बात भी हो गई। ओहो, दो तीन पूछेंगे, मतलब ये तो पक्का है। The company focus on the mass production. ओहो, एक और आ गया वो प्रोडक्शन वाला। As a result, it attract budget conscious consumer. On the other hand, modern appliances operate in premium segment of the refrigerator market, अट्रैक्टिंग एफ्लुएंट बायर, और प्रीमियम सेगमेंट में भी डील करते हैं ये लोग। इट फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर विद एडवांस फीचर्स सच एज वाईफाई कनेक्टिविटी, बिल्ट इन टच स्क्रीन इंटरफेस एंड एडवांस कूलिंग सिस्टम। इट बिलीव दैट द कस्टमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट ऑफर सुपीरियर क्वालिटी की बात भी इन्होंने कर दी। फॉर दिस द कंपनी कंटिन्यूअसली इंप्रूव इट्स प्रोडक्ट फीचर एंड क्वालिटी टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो कौन कौन सी फिलॉसफीज इन्होंने लगाई हैं? ओके, किसने? फिलॉसफीज ऑफ रिलायबल अप्लायंसेस एंड मॉडर्न अप्लायंसेस। चलिए आइए देखते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो रिलायबल अप्लायंसेस एंड मॉडर्न अप्लायंसेस आर टू रेप्यूटेड कंपनी थी, बोथ मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स। दे हैड बीन इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर, गुड रेपुटेशन है, लार्ज कस्टमर बेस है। द कंपनी फॉलो डिफरेंट मार्केटिंग फिलॉसफीज, कैटर टू डिफरेंट नीड। रिलायबल अप्लायंसेस फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ अफोर्डेबल basic refrigerators that meet the need of essential needs of customer. देखो, large quantity of affordable basic refrigerators बनाते हैं ये बच्चों है कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट।
जिसमें अफोर्डेबल चीज बनाई जाती है ताकि लोग उसको खरीद सकें। तो भाई इन्होंने कौन सा कंसेप्ट लगाया, इन्होंने लगाया है अपना प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन फिलॉसफी है बच्चों, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करना कम रेट पे, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फिलॉसफी। तो इन्होंने प्रोडक्शन फिलॉसफी लगाई है, इन्हें रिलायबल अप्लायंसेस ने, रिलायबल वालों ने। तो रिलायबल वालों ने कौन सी लगाई, प्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। इट फॉलो दैट द कस्टमर विल प्रेफर अ प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है भैया, वही बात है, प्रोडक्शन वाली बात है। द कंपनी फोकस ऑन मास प्रोडक्शन टू कीप द कॉस्ट लो, है ना, वही वाली बात है, प्रोडक्शन। As a result, it attract the budget conscious consumer. On the other hand, modern appliances की अगर हम बात करें, operate in essential need of customer। ठीक है, तो क्या मॉडर्न अप्लायंसेस की बात करें, प्रीमियम सेगमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर मार्केट में डील करते हैं, अट्रैक्ट एफ्लुएंट बायर को डील करते हैं। प्रीमियम सेगमेंट इन फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर विद एडवांस फीचर, वाईफाई कनेक्टिविटी भी आती है, बिल्ट इन टच स्क्रीन आती है, एडवांस कूलिंग सिस्टम आता है। इट बिलीव दैट कस्टमर विल प्रेफर द प्रोडक्ट दैट ऑफर सुपीरियर क्वालिटी। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो मॉडर्न वाले हैं ये लगा रहे हैं प्रोडक्ट फिलॉसफी मार्केटिंग की, जिसमें प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होता है, महंगा होता है, तो मॉडर्न वाले प्रोडक्ट फिलॉसफी लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मुझे समझ में आते हैं, है ना। फॉर दिस द कंपनी इंप्रूव द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी। ठीक है, आई डिफरेंशिएट बिटवीन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज डिस्कस इन द अबव ऑन द बेस ऑफ मेन फोकस, मीन्स एंड एंड्स। ओके, इनके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करना था, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका मेन फोकस होता है मास लेवल प्रोडक्शन पे, है ना, कॉस्ट को कम रखने पे। इसका मेन फोकस होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पे। ये जो होता है वो अफोर्डेबिलिटी देखता है कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीद सकता है कि नहीं, है ना। ये देखता है कि प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी रखना है, रिच लोगों को गैदर करना है। इसमें लोग तभी सामान खरीदेंगे जब उनको, प्रोडक्ट कंसेप्ट में लोग तभी सामान खरीदते हैं जब उनको सामान की जरूरत होती है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में आदमी एक सामान लेने जाता है, उसके साथ एक दो सामान और लेकर के आ जाता है। तो इनका डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसमें कई सारे डिफरेंस देख सकते हैं, पर आपको 3 पॉइंट के ऊपर लिखना था, तो ये आप 3 पॉइंट देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया इन दोनों को समझने के बाद, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आप किताब में चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर पे। एक्सप्लेन द स्टेटस एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। स्टेटस मतलब वही, कर्मचारी को स्टेटस चाहिए होता है कि हमारा ये ओहदा है, हम इस लेवल पे काम करते हैं, तो हमारा स्टेटस बहुत बड़ा है, तो स्टेटस को एक्सप्लेन करना है। ये ज्यादातर बुजुर्ग या ओल्ड एज एम्प्लॉयज में होता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, तो एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा पावर देने की बात की गई है इसके अंदर। तो ये नॉन फाइनेंशियल है, दोनों आपकी किताब में डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी टू सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में बात करनी है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टेट 4 फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा तो आप लिख पाएंगे। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि दोनों बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं और दोनों के बीच में रिलेशन होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। ये वही चीज पूछी जा रही है, रिलेशनशिप दोनों के बारे में पूछा जा रहा था। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है। क्यों है इसके बारे में आपने आपकी किताब में लिखा हुआ है, डिटेल में आप समझ सकते हैं। मैं आपको अगर शॉर्ट में समझाऊं तो प्लानिंग में हम भविष्य के बारे में प्लानिंग करते हैं, पर किसके आधार पे, पास्ट के आधार पे। और कंट्रोलिंग में हम भविष्य को सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसको सही करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए डेविएशन पता करते हैं। तो डिटेल में मैंने इसको समझाया है, ये वही क्वेश्चन आया है। तो अब हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। Hyde Engineering College is one of the top engineering college in the India, known for its excellent academic programs and strong industry connection. The college has a separate placement cell which maintains a close मतलब connection with universities, vocational school, management institute to recruit qualified persons for the various job. अच्छा, recruit करते हैं qualified person को अलग अलग jobs के लिए. It work tirelessly to connect student with the some of the best company for job opportunity. Okay, recruitment वाली बात हो गई यहाँ पे. Sikhar, a brilliant environmental engineering student, was excited when he was chosen by Nero, a major car manufacturing company, for the post of production manager. Oh लो, selection भी हो गया इनका. He received the employment contract आ गया. Okay, which include the terms and condition थी, joining थी. Sikhar happily accepted the job offer. Employment offer को उसने accept कर लिया. First day company में
शिखर was given प्री प्रेजेंटेशन एंड कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके सुपीरियर सीनियर के साथ ओरिएंटेशन हो गया ये। ही was taken around the workplace के साथ घुमाया गया उसको वर्क प्लेस पे और कंपनी की जॉब का चार्ज दे दिया गया, ठीक है। 3 months later आफ्टर सेटिंग into the job, शिखर was called by superior, सुपीरियर ने कॉल किया और उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है, करंट परफॉर्मेंस पर सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रही है, ठीक है। स्टेट 4 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, तो कौन कौन सी स्टाफिंग की प्रोसेस यहाँ लग रही है। सबसे पहले तो देखो ये रिक्रूटमेंट वाली बात हो रही है, टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सन फॉर वेरियस जॉब, तो आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे एक लग गई रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। और इट वर्क टायरलेसली environmental engineering student excited to Nero, he received the employment contract। अच्छा उसको सेलेक्ट कर लिया गया था। Nero was a major car manufacturing company for post of production manager, okay he was chosen by Nero, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया दूसरा हमारा सिलेक्शन, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट के बाद उसका क्या हो गया, एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद उसको बुलाया गया था और कंपनी में घुमाया गया था, तो इसका मतलब ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन करवाया गया है कंपनी में। और फिर कुछ दिनों बाद फोन लगा के बताया गया था, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट बताएगी, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करा गया उसका, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसको बताया गया। तो ये 4 पॉइंट होंगे इसके अंदर 29 नंबर क्वेश्चन में। ओके चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। मैफको लिमिटेड, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस हाइलाइटेड इन द अबव केस, प्लानिंग की प्रोसेस बतानी है, ठीक है। मैफो लिमिटेड was been seen in the online grocery e-commerce business for the last 6 years. Recently it started facing increasing competition in the market. Understanding the speed of delivery in the key differentiator among the online business firm. Mafo Limited planned to launch a Mafo Fast, a service designed to deliver the product to the customer within the 10 minutes. It studied the market and made assumptions. मार्केट की स्टडी की और assumption बिल्ड किए, बिल्डिंग प्रेमाइसेस, प्लानिंग प्रेमाइसेस बोलते हैं इसको, अबाउट द फ्यूचर रिगार्डिंग द कन्वीनियंस ऑफर्ड बाय such a service to the consumer who are increasingly seeking faster delivery option. Identify the step of planning process highlighted in the above case. तो आपको प्लानिंग की प्रोसेस बताना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है प्लानिंग की प्रोसेस में, फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस आता है। तो आइए जरा देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कहाँ पे दिया गया है। तो मैफो लिमिटेड हैज बीन इन द ऑनलाइन ग्रोसरी और ई-कॉमर्स बिजनेस फॉर द लास्ट 6 years. रिसेंटली इट स्टार्टेड फेसिंग इंक्रीज कॉम्पिटिशन, उसको देखने लगा था, और उसने अंडरस्टैंडिंग द स्पीड ऑफ डिलीवरी इन द की डिफरेंशिएटर अमंग द ऑनलाइन बिजनेस, उसने कहा कि अगर स्पीडी डिलीवरी दी जाए तो वो की डिफरेंशिएटर साबित होगा ऑनलाइन बिजनेस फर्म में। मैफो लिमिटेड ने प्लान टू लॉन्च अ मैफो फास्ट सर्विस डिजाइन टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर विद इन द 10 मिनट। ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहा कि 10 मिनट के अंदर उनको सामान डिलीवर करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर मेकिंग अजम्पशन हो गया, अजम्पशंस को फ्रेम करना है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, स्टेट 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय मैफो आफ्टर द स्टेप्स आइडेंटिफाइड इन ए, ठीक है। फिर विद इन द 10 मिनट प्लानिंग प्रेमाइसेस हो गया। उसके बाद कन्वेंस ऑफ फ्यूचर रिगार्डिंग द कन्वेंस ऑफर्ड बाय सच अ सर्विस टू द कंज्यूमर हु आर इंक्रीजिंग फास्टर। तो प्लानिंग प्रेमाइसेस के बाद अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं, अल्टरनेटिव कैसे आपको अचीव करना है गोल को, वो डिसाइड करना होता है। फिर चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो उसमें सबसे बेस्ट होता है उसको चूज करना होता है कि हम इस तरीके से काम को करके देंगे। तो प्लानिंग के अंदर क्या क्या, प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले प्रोसेस के अंदर आता है आपका ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस, फिर क्या क्या काम करना है उसके लिए, क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो डिसाइड करना, इवैल्यूएशन करना अल्टरनेटिव्स का, फिर उसके बाद उसमें से एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, काम को बांट दिया जाता है, इससे स्पेशलाइजेशन आ जाती है। फ्यूल का प्रिंसिपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, पावर होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां देना। तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाना था। डिसिप्लिन मतलब कमिटमेंट जो भी किए गए हैं मैनेजर्स द्वारा उसको टाइम पे फुलफिल करने की कोशिश करना, उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, और इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन, फिर उसका बी पार्ट है, साइंटिफिक डिसीजन को एक्सप्लेन करना था। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, इस पॉइंट को समझाना था। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, इनको एक्सप्लेन करना था। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। साइंटिफिक डिसीजन लेने में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को पढ़ने के बाद साइंटिफिक डिसीजन लेने में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। यार ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इन सब में हमारी हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन, इसलिए इसको कहा जाता है। सारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन करने के बाद, सारे प्लस माइनस देखने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। फिर मैनेजर्स को रियलिटी इनसाइट रियलिटी देते हैं। यूजफुल इनसाइट रियलिटी मतलब कि रियल में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है अगर आप ये फलाना प्रिंसिपल लगाते हैं तो, या आप प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना था। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, प्रिंसिपल हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिन्हें सिग्निफिकेंस याद किए होंगे उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट TNG शुड चूज आफ्टर इट डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई, स्टेट गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। TNG इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेबी केयर एंड फेमाइन केयर प्रोडक्ट्स एंड हैज अ गुड मार्केट रेपुटेशन। इट इज प्रोडक्शन, marketing, human resource, customer service, research and development department. To capitalize on its brand name and to take advantage of new business opportunity, the company decided to diversify into manufacturing of new range of products, beauty and well-being, home care, personal care, nutrition और भी दूसरे क्षेत्र में ये लोग जाना चाहते हैं। For this, the company had to add more employee, create more department, choose a good organizational structure. हाँ ना, वुड हेल्प द कंपनी। तो देखो अलग अलग प्रोडक्ट की बात हो रही है, अभी होम केयर में जा रहे हैं, पर्सनल केयर में जा रहे हैं, न्यूट्रिशन में जा रहे हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में जा रहे हैं। तो एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट TNG शुड चूज आफ्टर इट डिसाइडेड टू डू डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट के हिसाब से हम स्ट्रक्चर चूज करते हैं। गिव ऑल्सो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो मैंने वही बताया ना आपको कि प्रोडक्ट के हिसाब से जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं, और वर्क के हिसाब से बनाते हैं तो फंक्शनल कहते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर बनाएगा, अब वो पहले तो उसका फंक्शनल था ही। स्टेट हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज प्लेड इन केस 1 विल गिव हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट गिव 2 पॉइंट्स ऑन फेवर ऑफ। तो इसके 2 फायदे बताने हैं आपको। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में या डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एक प्रोडक्ट पे आदमी फोकस करता है, एक प्रोडक्ट को लेकर के उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। एक प्रोडक्ट के अंदर जब हम फोकस करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको यहाँ लिखनी थी। एक्सप्लेन द, इसको बताने के बाद डिविजनल स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो बुक में आपको डायरेक्टली दिए हुए, आप वहां से पढ़ सकते हो। मैं फिर भी शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता दूंगा उनके बारे में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है? तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बिजनेस साइकिल, क्रेडिट अलाउड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपकी कंपनी में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। बिजनेस साइकिल अगर छोटा होगा, कम समय में सामान खरीदते हो और जल्दी जल्दी सामान बिक जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। क्रेडिट अलाउड, अगर आप क्रेडिट अलाउ करते हो किसी को तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप उधारी पे सामान क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, तो आपके पास पैसों की कमी हो पड़ेगी, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको रेडली अवेलेबल है, अगर रेडली आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्या दिया और में? एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। लो भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि इसके ऊपर सवाल आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज करना चाहते हो, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ज्यादातर इस्तेमाल, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना आपको, तो आपको ज्यादातर इस्तेमाल इक्विटी का करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेप्ट ले लोगे तो जिनसे आपने कर्जा लिया है वो आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं और आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, डेप्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है? वही बच्चा कि जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो कम से कम पैसे में हमें मिल जाए, कम से कम खर्चा लगे हमें पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो कितना पैसा लगता है एक सोर्स ऑफ फंड को इकट्ठा करने के लिए, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है तो ज्यादा अच्छा होता है, तो डेप्ट में कम लगती है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट की कंडीशन बूम है तो आप इक्विटी से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, लोग इक्विटी शेयर खरीद लेंगे। पर अगर मार्केट कंडीशन डिप्रेस्ड है, लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको डेप्ट से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल किसी के हाथ में ना जाए तो आप डेप्ट से पैसा लो, उसमें कंट्रोल नहीं जाता। पर अगर आप चाहते हो कंट्रोल चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इक्विटी से पैसा ले सकते हो। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, इसको आपको डिटेल में लिखना था, बस इसलिए समझाया क्योंकि आपने जो आंसर लिखा है क्या यही लिखा है कि नहीं
इसका आपको आइडिया लग जाए। रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग डिमांड ऑफ लग्जरी, कन्वीनियंस एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ड्यू टू द इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम एंड बिजी वर्क शेड्यूल। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अब उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। Recognizing the growing demand for luxury, convenience and personalized experience due to increased disposable income and busy work schedule. ठीक है, Ramnik Bros had launched a high concierge service company 2 years ago. Okay, the company offered customized exclusive service to ultra wealthy clients such as making restaurant reservations, booking private jets, arranging tickets for shows, etc. ओके, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, ये लोग कस्टमर के लिए ये सब करते हैं। रैमनिक ब्रोस चार्ज प्रीमियम प्राइजेस फॉर देयर सर्विस। देखो प्राइस की बात हो गई ना, प्राइस की बात हो गई, मतलब पी, पहला वाला पी कौन सा आ जाएगा? मार्केटिंग मिक्स, मतलब 4 पी होते हैं, तो एक तो प्राइस लिख देना आप, क्योंकि प्राइस लिखा होगा आपने, प्राइस की बात हो गई ना, वो तो लिख के ही आओगे बच्चे, मुझे पता है। Reflecting the exclusive and top quality offering of provide. The company also provide mobile app allowing their client to access and request for service from anywhere in the world. Okay, तो 3 P जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं बेटा? 4 P होते हैं वैसे तो, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। टू कम्युनिकेट, पहले हम पूरा पढ़ेंगे तब हमें ज्यादा आइडिया लगेगा अच्छे से। टू कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी एंड फीचर ऑफ देयर सर्विस, Ramnik Bros advertise in high class magazine, प्रमोशन आ गया बच्चा, and demand upon word of mouth recommendation from existing client। तो इससे वर्ड, ये इसको बोल सकते हैं हम कि क्या आ गया? प्रमोशन आ गया। As a result, company successfully established itself as market leader in the field। तो ठीक है, फाइन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो दो तो साफ साफ दिख रहे हैं। Recognizing the growing demand for luxury, convenience and personalized experience due to increased disposable income and busy work schedule, Ramnik Bros has launched a high-end concierge service company 2 years ago। तो आजकल क्या लोगों की ग्रोइंग डिमांड है, लग्जरी की, कन्वीनियंस चाहिए, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस चाहिए, लोगों को आजकल घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, या उनको ज्यादा टेंशन लाना ना पड़े, तो इनने एक सर्विस के लिए इस तरीके की सर्विस लॉन्च की, एक कंपनी बनाई है जो यही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कस्टमाइज एक्सक्लूसिव सर्विस टू अल्ट्रा वेल्थी क्लाइंट्स को ये देती है, मेकिंग रेस्टोरेंट रिजर्वेशन करवा देती है, बुकिंग प्राइवेट जेट करवा देगी, अरेंजिंग टिकट फॉर शो करवा देगी। तो ये कह सकते हैं हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ सामान ही नहीं आता बच्चों, सर्विस भी आती है, तो ये प्रोडक्ट की बात हो गई। रेमनी चार्जेस प्रीमियम प्राइस, फिर प्राइस की बात हो गई, और नीचे प्रमोशन की बात हो गई, तो अच्छी बात है। तो प्राइस, प्रोडक्ट और प्रमोशन, इन 3 के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन है ना, ये प्रोडक्ट से है, उसके बाद जब ये कह रहे हैं ना प्राइस वाली बात, तो ये प्राइस से है, और नीचे जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट वगैरह दिया है वो प्रमोशन से है। ठीक है, तो दैट्स इट बच्चों, ये था आपका पूरा बिजनेस का पेपर। आई होप कि मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है क्या, या ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है क्या, तो आप कमेंट डाउन करके आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा। और जो भी मुझे लगता है कि नहीं आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बोली है, ऐसा बोला है, तो उसको हम और ज्यादा कमेंट में डिस्कस कर लेंगे, और जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। आपने क्या गलत किया वो भी समझा दूंगा, तो कमेंट करिएगा। और आगे चल के जो भी पेपर होने वाले हैं अभी, उन सब के पेपर के वीडियोस या सॉल्व सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय, सी यू।